नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेड। आज मैं व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस जो कि बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में एक वैकल्पिक पेपर के रूप में है यानी वॉल्यूमेंट्री पेपर के रूप में है, उसे उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यह पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन देखिए। वित्तीय निर्णय होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन आर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग डिसीजन होता है या फंडिंग डिसीजन होता है या डिविडेंड डिसीजन होता है। देखिए कहीं कहीं स्पेलिंग जो है फंडिंग डिसीजन लिख दिया है, फाइनेंसिंग डिसीजन भी होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड तीनों वित्तीय निर्णय में आते हैं। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सॉरी। पहले क्वेश्चन वित्तीय निर्णय जो होते हैं उसमें विनियोग निर्णय भी आता है यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वित्त निर्णय यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन यानी कि लाभांश निर्णय, तीनों आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यावसायिक वित्त का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, द मैनेजरियल अप्रोच टू बिजनेस फाइनेंसिस। देखिए व्यावसायिक वित्त का प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है? कोषों की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ फंड, कोषों का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड, कोषों की राशनिंग, रेशनिंग ऑफ फंड, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए व्यावसायिक वित्त के प्रबंधकीय दृष्टि में तीनों शामिल है। प्रबंधकीय जो आधुनिक प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसमें तीनों शामिल हैं, कोषों की प्राप्ति, कोषों का व्यय, कोषों की राशनिंग, यानी आंसर इसका भी होगा डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए परंपरागत दृष्टिकोण जो वित्त का है वो तो ये बताता है कि वित्त में केवल कोषों की प्राप्ति शामिल है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण बताता है कि केवल कोषों की प्राप्ति ही नहीं बल्कि कोषों का उपयोग यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी शामिल है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फर्म का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म? पहला है ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, ईपीएस को अधिकतमीकरण यानी कि अर्निंग पर शेयर का अधिकतमीकरण करना यानी अधिकतम करना। स्टेक होल्डर्स ऑप्टिमाइजेशन, हितधारकों का अधिकतमीकरण करना। शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर के पैसे को अधिक करना। नन। तो देखिए जो फर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वो शेयर होल्डर्स के मैक्सिमाइजेशन यानी शेयर होल्डर की का जो हित है उसको अधिकतम करना होता है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीकरण के सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ, लागत का सिद्धांत, कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण का आय सिद्धांत, इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोथ। तो आंसर होगा इसका बोथ, सी। ठीक है, पूंजीकरण के सिद्धांत का आंसर होगा सी। दोनों ही सिद्धांत हैं, लागत का सिद्धांत भी है और आय का सिद्धांत भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीकरण का लागत सिद्धांत के अनुसार पूंजी की राशि बराबर होती है। आप जब लागत सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि पूंजी की राशि किसके बराबर होनी चाहिए। इंग्लिश में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजेशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू। कैपिटल किसके बराबर होनी चाहिए? पहला लिखा है एसेट्स के बराबर, सम ऑफ एसेट्स। दूसरा लिखा है स्थायी संपत्तियों के योग के बराबर, सम ऑफ फिक्स एसेट्स। तीसरा लिखा है सम ऑफ करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्तियों के योग के बराबर, या नन ऑफ दीज। तो बता दें आपको कि जो पूंजीकरण की लागत का सिद्धांत है वो बताता है कि पूंजी की राशि संपत्तियों के योग के बराबर होनी चाहिए यानी सम ऑफ एसेट्स। आंसर होगा इसका ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूंजीकरण का आय सिद्धांत बताता है
देखिए दो सिद्धांत थे, एक लागत सिद्धांत है और एक आय सिद्धांत है, कि पूंजी का राशि का निर्धारण होना चाहिए। इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन स्टेट्स दैट डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो कहता है कि पूंजीकरण के आय का सिद्धांत बताता है कि पूंजी की राशि का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए। तो कहता आय उपार्जन योग्यता के आधार पर, इनकम शुड बी बेस्ड, ऋण लेने की योग्यता के आधार पर लोन शुड बी बेस्ड, संपत्ति की क्रिया, क्या लिखा है, संपत्ति की क्षमता के आधार पर, ये गलत लिख दिया है, संपत्ति क्रिया करने की क्षमता के आधार पर, संपत्ति की क्षमता के आधार पर, प्रॉपर्टी मस्ट बी बेस्ड, या नन ऑफ दीज। देखिए पूंजीकरण का आय सिद्धांत सिर्फ ये बताता है कि जो पूंजी की राशि का निर्धारण होना चाहिए वो इनकम के आधार पर होना चाहिए, यानी आय उपार्जन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट, अति पूंजीकरण का आशय है ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ मीन्स, ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स। तो देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स में 4 ऑप्शन दिए हैं। अंश का वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर फॉलिंग बिलो बुक वैल्यू, औसत आय की तुलना में पूंजी की राशि अधिक होना, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द एवरेज इनकम, उचित दर से कम दर पर लाभांश का वितरण होना, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड एट ए लोअर रेट देन द फेयर रेट, और लास्ट लिखा है क्या कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओवर कैपिटलाइजेशन यानी अति पूंजीकरण की दशा में जो आपका मार्केट प्राइस होता है शेयर का वो बुक वैल्यू से कम होता है। क्लियर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो होगा वो बुक वैल्यू से कम होगा। दूसरा, पूंजी ज़्यादा होगी और आय कम होगी, वही चीज़ उसमें भी लिखा है कि एवरेज इनकम जो होगी वो कम होगी कैपिटल के कंपेयर में, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन एवरेज इनकम, यानी पूंजी की राशि ज़्यादा होगी आय की तुलना में, यानी आय कम होगी। क्लियर, और सी लिखा है कि उचित दर से कम दर पर लाभांश का वितरण होगा। जब ओवर कैपिटलाइजेशन होती है तो लाभांश कम मिलता है। ठीक है, मार्केट में अदर कंपनियों में जो लाभांश मिलता है उससे आपको लाभांश कम मिलेगा। यानी ये तीनों लक्षण दिए गए हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। फिर से सुन लीजिए, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपके शेयर का बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस जो है बुक वैल्यू यानी जो आपने कॉपी में अपने रिकॉर्ड किया है बुक में उससे कम होगा। दूसरी चीज, आपकी कैपिटल पे जो रिटर्न आ रही है एवरेज रिटर्न वो भी कम होगी। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा होगी रिटर्न कम होगी। ठीक है, तीसरा लिखा है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो अदर कंपनीज की अपेक्षा आपका कम होगा, ये भी सही है। और डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कैपिटल बस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ, पूंजीगत बस्टिंग इसका एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है, निवेश निर्णय का है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी प्रबंधन का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंधन का है, या पूंजी संरचना। तो आपको बता दें कि जो कैपिटल बस्टिंग है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, दीर्घकालीन प्रोजेक्ट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वहाँ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक का प्रयोग करके पहले उसके बारे में पता करते हैं कि जो ऑफर है, जो परियोजना है वो लाभप्रद होगी कि नहीं होगी। आंसर होगा ए। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, कैपिटल बस्टिंग डील्स विथ, पूंजी बस्टिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? लॉन्ग टर्म डिसीजन, दीर्घकाल के निर्णय से, शॉर्ट टर्म डिसीजन, अल्पकाल के निर्णय से, सी दोनों, ए और बी दोनों, और डी है न तो ए न तो बी। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बोथ आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ दीज देखते हैं,
और टिक मार देते हैं। ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 2-3 बार वीडियो देख लें। अगर आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लें, ठीक है। तो कैपिटल बस्टिंग डील्स विथ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक आंसर होगा ए, लॉन्ग टर्म डिसीजन यानी दीर्घकालीन निर्णय। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बस्टिंग। निम्न में से कौन सा या किसका उपयोग कैपिटल बस्टिंग में नहीं किया जाता है। पहला लिखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का समय मूल्य, सेंसिटिव एनालिसिस, संवेदनशीलता विश्लेषण, शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट्स मेथड और कैश फ्लो। देखिए बाकी तो सारी चीजें जो है कैपिटल बस्टिंग में यूज की जाती हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखा जाता है, विश्लेषण भी किया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी किया जाता है, कैश फ्लो भी देखा जाता है, लेकिन नेट एसेट्स मेथड नहीं है कोई भी। कैपिटल बस्टिंग में कोई शुद्ध संपत्ति विधि नहीं है। आंसर होगा सी। क्लियर है, 10वें का सी। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर, पूंजीगत बस्टिंग निर्णय हैं, होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सेबल, परिवर्तनीय यानी प्रतिवर्तनीय लिखा है, परिवर्तनीय। दूसरा इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। तीसरा अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल महत्वहीन। डी ऑल ऑफ दीज। पहली चीज, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन यानी पूंजीगत बजट निर्णय जो लिए जाते हैं लंबे समय के लिए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सी वाला तो आंसर उसी तरह हटा दीजिए कि अनइम्पॉर्टेंट, जो लिखा हुआ है गलत लिखा है। उसके बाद रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल। तो देखिए पूंजीगत बजट निर्णय जो होते हैं लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा फिर वो निर्णय वापस नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, तो उसको बदल नहीं सकते हैं, तो इरिवर्सिबल होगा। क्लियर है, आंसर होगा बी, अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में क्या शामिल नहीं है, टैक्स इफेक्ट, कर का प्रभाव, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे का समय मूल्य, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न की आवश्यक दर, और रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की दर। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग में रेट ऑफ कैश डिस्काउंट नहीं आता है। क्लियर है ना, बाकी सब आएगा, सब इंक्लूड है। टैक्स इफेक्ट भी आता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इंक्लूडेड है, लेकिन कैश डिस्काउंट का कहीं भी उल्लेख नहीं है कैपिटल बस्टिंग में। ओके, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। निम्न में से कौन सा कैपिटल बस्टिंग निर्णय नहीं है। एक्सपेंशन प्रोग्राम, विस्तार कार्यक्रम, बिजनेस का विस्तार करना हो, ठीक है। दूसरा है मर्जर, विलय करना हो, एक बिजनेस का दूसरे में विलय करना हो। तीसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स को बदलना, और चौथा इन्वेंट्री लेवल, यानी कि इन्वेंट्री लेवल का मतलब इन्वेंट्री स्तर से है, ठीक है। देखिए बाकी तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, चाहे आपको बिजनेस को बढ़ाना हो, मर्जर करना हो, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स हो, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आते हैं। सिर्फ एक इन्वेंट्री जो है वो पूंजी बस्टिंग निर्णय में नहीं आता है। क्लियर है ना, दुकान का जो माल है, स्टॉक है, ठीक है, वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में उसके बारे में कोई डिसीजन लेंगे तो वो कैपिटल बस्टिंग में नहीं होगा। आंसर होगा उसका डी, 13वां का डी, देख लीजिए 13 का डी, इन्वेंट्री लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन। एक सुदृढ़ बस्टिंग तकनीक की आधारित होती है। तो आपको बता दें एक जो सबसे बढ़िया सबसे मजबूत टेक्निक होती है वो कैश फ्लो पर आधारित होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, कैश फ्लो, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलीवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में किससे कौन सी लागत से मतलब नहीं होता है, असंबंधित होती है। संक कास्ट डूबी हुई लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत, एलोकेट ओवरहेड, ठीक है, यानी आवंटित ओवरहेड्स, और डी, ए और सी बोथ। देखिए डी होगा आंसर इसका। संक लाभ कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट जो पैसा आप खर्च कर चुके हैं जिसको आप वसूल नहीं सकते हैं, जिसकी अब आप रिकवरी नहीं कर सकते। और एलोकेटेड ओवरहेड्स, आप जो है एलोकेटेड ओवरहेड का मतलब है अलग अलग ओवरहेड्स पे पैसे को आप बांट चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये दोनों कैपिटल बस्टिंग में कहीं नहीं है। कैपिटल बस्टिंग में तो आप अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं कि एक प्रोजेक्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे वाले से कितना नुकसान हो सकता है, या दूसरे को पकड़ते हैं तो पहले वाले को छोड़ने पे कितना नुकसान हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ध्यान में रखते हैं। बाकी ये दोनों कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। आंसर होगा डी। अल्प पूंजीकरण का आशय है, तो देखिए यहां पे फिर से आ गया अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन में देखिए आपके शेयर की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से अधिक होगी, आप अधिक दर से लाभांश देंगे, आपकी बिजनेस में इनकम कैपिटल की अमाउंट से तुलना में ज़्यादा होगी। ये ठीक ओवर कैपिटलाइजेशन का अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्प पूंजीकरण से आशय है तो यदि कंपनी प्रचलित दर से अधिक दर पर लाभांश देती है, इफ कंपनी पेज डिविडेंड एट ए हायर रेट देन द प्रिवेलिंग रेट, यदि बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाता है, द मार्केट वैल्यू एक्सीड द बुक वैल्यू। सी लिखा है औसत आय की तुलना में पूंजी की राशि कम होती है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लेस देन द एवरेज इनकम, और डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ये सभी लक्षण हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के। अंडर कैपिटलाइजेशन में बाजार मूल्य आपका जो है ज़्यादा होगा, ठीक है, पुस्तक मूल्य से। बी वाला आंसर भी सही है। आप अधिक दर से लाभांश देते हैं, जो आपकी तरह की कंपनियां जितना लाभांश देती हैं उससे ज़्यादा लाभांश आप देते हैं, और आपके बिजनेस में जो एवरेज इनकम है वो कैपिटल के अमाउंट से ज़्यादा होती है, यानी पूंजी की राशि कम होती है, इनकम तो ज़्यादा होती है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि व्यवसाय के पुस्तक मूल्य की तुलना में वास्तविक मूल्य कम हो जाता है, यानी बाजार मूल्य कम हो जाता है। देखिए अगर जो है आपका बुक वैल्यू ज़्यादा है और वास्तविक मूल्य कम है तो ये अति पूंजीकरण, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिस सिचुएशन इज ओवर कैपिटलाइजेशन। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, प्योर फाइनेंशियल प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर। वित्तीय नियोजन के क्या लक्षण है, सरलता, तरलता, सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी, मितव्ययिता, थ्रिफ्ट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव यानी आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है सरलता, तरलता, मितव्ययिता, ये सब जो है वित्तीय नियोजन के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूंजी की लागत न्यूनतम है और अंश का बाजार मूल्य अधिकतम हो तो इसे जाना जाता है। बाजार मूल्य ज्यादा है और पूंजी की लागत कम है, ठीक है, अल्प पूंजीकरण का यह लक्षण है। When the cost of capital is minimum and market value of share is maximum, then it is known as under capitalization, यानी अल्प पूंजीकरण। आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वित्तीय नियोजन है, अल्पकालीन है, शॉर्ट टर्म है, मिडिवल पीरियड है, मध्यमकालीन है, लॉन्ग टर्म है, दीर्घकालीन है। यह सभी वित्तीय नियोजन सबके लिए किया जाता है। कैपिटल बस्टिंग पूछेगा तो वो दीर्घकालीन होता है। वित्तीय नियोजन तो हम सबके लिए करते हैं, मध्यकाल के लिए भी, अल्पकाल के लिए भी, दीर्घकाल के लिए भी।
शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड पीरियड के लिए भी, यानी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन में शामिल है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स पूंजी की नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल पॉलिसी सही है, पूंजी का पूर्वानुमान कैपिटल फोरकास्ट ये भी सही है, पूंजी संरचना का निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ दीज। देखिए वित्तीय नियोजन में पूंजी की नीतियों का भी निर्धारण होता है, पूर्वानुमान भी होता है, और पूंजी की संरचना यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल पॉलिसीज, फोरकास्टिंग ऑफ कैपिटल, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज होगा आंसर इसका। पूंजी बजटन का संबंध है, देखिए मैंने कई बार बताया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूंजी बजटन, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू, कैपिटल बजटिंग का सीधा संबंध लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से है, दीर्घकालीन परियोजनाओं से है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए रोकड़ अंतर्वाह का अर्थ है, मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो, सीधा आंसर देंगे आप क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, ह्रास कर के बाद किंतु ह्रास से पूर्व, यानी आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन आना ही आना है, खूब ध्यान से देख लीजिएगा। मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो मीन्स इनकम की जगह प्रॉफिट लिखा रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, ठीक है, कर के बाद किंतु ह्रास से पूर्व किया है। पूंजी बजटन एक भाग है, कैपिटल बजटिंग इज ए पार्ट ऑफ, तो आप सीधे बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट है, विनियोग निर्णय का एक पार्ट है। विनियोग करने जाते हैं तभी तो, किसी परियोजना में पैसा लगाने जाते हैं तभी तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। यहां क्वेश्चन आ गया पे बैक पीरियड से। पे बैक पीरियड मेजर्स, क्या मापती है पे बैक पीरियड? हमने पढ़ाया है कि पे बैक पीरियड में क्या होता है, हम लोग जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी परियोजना में, किसी प्रोजेक्ट में, वो कितने टाइम पीरियड में निकल जाएगा वो कितने दिनों में रियलाइज हो जाएगा पैसा, ये हम लोग पे बैक पीरियड के थ्रू मापते हैं। तो आंसर ए होगा, हाउ सून कैन द इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड, कितनी जल्दी विनियोग की पैसे को वसूली हो जाएगी, यही पे बैक पीरियड मेजर करती है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, पूंजी संरचना को इन नामों से भी जाना जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन बाय दीज नेम्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। पूंजी ढांचा, पूंजी का स्वरूप, पूंजी का संगठन, उपरोक्त सभी, तो पूंजी संरचना को उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है, ऑल ऑफ दीज। अनुकूलतम पूंजी ढांचा वह ढांचा है जिसमें द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर इन विच, देखिए अनुकूलतम पूंजी ढांचा वह ढांचा होता है जहां पूंजी की लागत मिनिमम यानी कि कम से कम होती है, ठीक है, वेयर व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम द कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी ऑप्टिमल, ठीक है, तो ये आंसर आपका होगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूंजी की संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, द एलिमेंट्स विच इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, द एलिमेंट्स अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, लिखा हुआ है ना। पहला लिखा है आपका पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप कहते हैं, जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क, बिजनेस की इनकम, व्यवसाय की आय, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर, ऑल। देखिए पूछा गया क्वेश्चन क्या है, पूंजी की संरचना, पूंजी की संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपको बता दें सभी चीजों से प्रभावित होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत से भी, अमाउंट ऑफ रिस्क से भी, बिजनेस इनकम से भी, और नेचर ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के नेचर से भी, तो आंसर होगा ऑल, यानी ऑल ऑफ दीज, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, जब पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का अनुपात
स्वामी की पूंजी की अपेक्षा होता है तो इसे कहते हैं, अधिक होता है तो इसे कहते हैं। ऋण पूंजी का अनुपात ज्यादा हो और स्वामी की पूंजी की क्या हो, कम हो, तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, ऋण पूंजी का अनुपात ज्यादा होगा तो इसे कहते हैं ट्रेड ऑन इक्विटी, यानी समता पर व्यापार। क्या कहते हैं? समता पर व्यापार। ठीक है, ट्रेड ऑन इक्विटी। कोई दिक्कत? 30वां क्वेश्चन है, यदि ऋण पर दिए गए ब्याज की राशि उपार्जित आय के बराबर हो जाती है, ऐसी दशा में लाभ की दर होगी। इफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन इनकम इक्वल टू इनकम अर्न इन सच ए केस द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी। तो आपको बता दें कि यदि ब्याज की राशि, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कमाए गए पैसे के बराबर होगी, यानी कमाई गई इनकम के बराबर होगी, तो लाभांश देने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। जितना आपने कमाया उतना ऋण पर ब्याज दे दिया, तो ऐसी दशा में लाभ होगा 0 और लाभांश की दर भी होगी 0। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि स्थिर ब्याज एवं स्थिर लाभांश वाली पूंजी का अनुपात कम हो तो इसे क्या कहते हैं? इफ द रेशियो ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कैपिटल इज लेस देन, इट इज कॉल्ड लोअर गियरिंग, निम्न दंतीकरण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न दंतीकरण कहते हैं। आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, यदि स्थिर ब्याज और स्थिर लाभांश वाली पूंजी का अनुपात अधिक हो तो इसे क्या कहा जाएगा? इफ द रेशियो ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कैपिटल इज हाई देन इट विल बी कॉल्ड, क्या कहलाएगा? अभी आपने पढ़ा कि अगर फिक्स इंटरेस्ट वाली कैपिटल का पोर्शन लो हो तो वो लो, निम्न दंतीकरण, लो गियरिंग रेशियो है, और अगर अधिक हो तो हाई गियरिंग रेशियो है, यानी उच्च दंतीकरण। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, दंतीकरण का मतलब क्या है, गियरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, गियरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर फंड और उसका अनुपात आप चेक करते हैं, उसका रेशियो चेक करते हैं किससे? फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स डिविडेंड वाली कैपिटल से। फिक्स डिविडेंड प्रेफरेंस कैपिटल पे मिलता है और फिक्स इंटरेस्ट डिवेंचर पे मिलता है। तो आपका गियरिंग रेशियो होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन फिक्स डिविडेंड कैपिटल एंड फिक्स इंटरेस्ट कैपिटल। तो फिक्स इंटरेस्ट पे आपका डिवेंचर आता है, फिक्स डिविडेंड में आपका प्रेफरेंस कैपिटल आता है। यानी कि अन्य भाषा में हम कहें तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का जो अमाउंट है उसका रेशियो प्रेफरेंस कैपिटल और डिवेंचर के साथ कितना है, यही दंतीकरण है। तो आंसर देखिए, इसमें लिखा हुआ है रेशियो ऑफ ओनर्स इक्विटी कैपिटल फंड एंड फिक्स लायबिलिटी कैपिटल, यानी स्वामी की इक्विटी पूंजी और स्थिर दायित्व वाली पूंजी का अनुपात, यही दंतीकरण है। यही आंसर सही होगा 33। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल लेवल क्या है? द आइडियल लेवल ऑफ डेब्ट कैपिटल रेशियो या इक्विटी रेशियो। तो इसका आंसर होगा ये 2:1। डेब्ट और इक्विटी रेशियो का आंसर क्या होगा? 2:1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, विभेदक बिंदु पर क्या होता है? तो आपको बता दें, विभेदक बिंदु पर अर्निंग पर शेयर इक्वल होती है, आय समान होती है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध आय का सिद्धांत नेट इनकम अप्रोच किसने दिया? ठीक है, हु गेव प्रिंसिपल ऑफ नेट इनकम अप्रोच? तो डुरंड ने दिया। किसने दिया? डुरंड ने दिया। आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध आय सिद्धांत के अनुसार ऋण पूंजी के अनुपात में कमी पूंजी की कुल लागत को क्या करेगी? अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम थियरी, रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर देखिए, शुद्ध आय सिद्धांत कहता है कि यदि कुल पूंजी में ऋण पूंजी घटेगी तो लागत बढ़ जाएगी, और अगर ऋण पूंजी कम होगी तो लागत बढ़ जाएगी, और अगर ऋण पूंजी ज़्यादा होगी तो लागत कम होगी। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋण पूंजी कम होने पर रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम, रिडक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो अगर डेब्ट कैपिटल रिडक्शन होगी तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी ढांचा सिद्धांत की मान्यताएं हैं। एजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। ठीक है, पहला है कि लाभांश भुगतान 100%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। ठीक है, पूंजी के दो साधन हैं, समतांश पूंजी और ऋण पूंजी। देखिए ये भी दोनों सही है, समतांश पूंजी और ऋण पूंजी। ठीक है, कोई निगमित कर नहीं, ये भी सही है। संचालन लाभ को स्थिर मान लिया जाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। देयर आर टू सोर्स ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड इज डेब्ट कैपिटल। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, संचालन लाभ को स्थिर मान लिया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की मान्यताएं हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध संचालन आय का सिद्धांत किसने दिया है? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम? देखिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम दोनों का कॉन्सेप्ट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर का डूरंड ने ही दिया है। ठीक है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के मूल्य और पूंजी ढांचे में कोई संबंध नहीं होता है, यह सिद्धांत किसका है? तो आपको बता दें, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वैल्यू एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, दिस इज द प्रिंसिपल। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी यानी शुद्ध संचालन आय का सिद्धांत ये बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में और कैपिटल की वैल्यू में कोई भी संबंध नहीं होता है। बिजनेस की वैल्यू में, व्यवसाय के मूल्य में कोई भी संबंध नहीं होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी बदलता रहे, उससे कंपनी की वैल्यू पे कोई असर होने वाला नहीं है। आंसर ए है इसका। हाँ, अगर ये पूछे कि कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि कंपनी के मूल्य और पूंजी ढांचे में संबंध होता है, तब ये आंसर होता बी, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच अलग है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अलग है। अभी जो पूछा है कि कंपनी के मूल्य और पूंजी ढांचे में कोई संबंध नहीं है, ये आपका बताता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और संबंध है तो ये बताएगा नेट इनकम अप्रोच। क्लियर है ना? एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी ढांचा सिद्धांत के अंतर्गत आर्बिट्रेज की प्रक्रिया किसने दी? Who has given the idea of arbitrage process under capital structure theory? तो इसका आंसर होगा मोदी गिलियानी, यानी आंसर बी। एंड मिलर भी है, ठीक है ना? मोदी गिलियानी एंड मिलर ने पूंजी ढांचे में आर्बिट्रेज का प्रोसेस दिया था। एमएम अप्रोच कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता पर व्यापार है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? आपको बताना है समता पर व्यापार। तो आपको बता दें कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है, ऋण पूंजी का अनुपात जब अधिक होता है तो वो हाई यानी कि हायर गियरिंग रेशियो को बताता है। आंसर होगा ए। क्लियर? उच्च दंतीकरण। समता पर व्यापार का मतलब उच्च दंतीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल इज।
स्थायी लागत वाली पूंजी कौन सी है? बॉन्ड भी स्थायी लागत वाली है, पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स भी है, डिवेंचर भी है, यानी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूंजी ढांचे के निर्धारक तत्व हैं। द डिटरमाइनिंग एलिमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर इलास्टिसिटी लोच, बिजनेस का नेचर, पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी लोच, व्यवसाय की प्रकृति, पूंजी की लागत, सभी जो है पूंजी कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूंजी की संरचना में शामिल हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा। समतांश भी आता है, पूर्वाधिकार अंश भी कैपिटल स्ट्रक्चर में, लोन भी होता है, डी होगा ऑल ऑफ दीज। ये थे हमारे कुछ 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।